नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमतच्या प्राइम टाइम या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला या घडीची सर्वात मोठी बातमी. राज्यातले मंदिर 7 ऑक्टोबर पासून खुली होणार असल्याची माहिती न्यूज 18 लोकमतला सूत्रांनी दिली आहे. राज्य सरकारने मंदिर खुली करण्यासंदर्भातला निर्णय घेतल्याचं कळतंय. नियम आणि अटी घालून ही राज्यातली मंदिर उघडण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून लवकरच जाहीर केला जाऊ शकतो असं कळतंय. विरोधी पक्ष भाजपने सातत्याने आतापर्यंत मंदिर उघडण्याच्या संदर्भात अनेक आंदोलनं केली. त्याचबरोबर काही धार्मिक संघटनांनी सुद्धा प्रार्थनास्थळ उघडण्याच्या संदर्भातला निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतलेली होती. मनसेनं सुद्धा राज्यातले मंदिर उघडावीत अशी मागणी केलेली होती. कारण मंदिरांच्या भोवती जी सगळी अर्थव्यवस्था आहे ती सुद्धा कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे 2 वर्षापासून या संपूर्ण आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या मंदिर संस्थानांच्या समोर एक मोठं आव्हान निर्माण झालेलं होतं. या मंदिराच्या परिसरात जे लोक अवलंबून आहेत त्यांच्यासुद्धा उपजीविकेचा पोटापाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर ही मंदिरं उघडावीत अशी मागणी सातत्यानं केली जात होती. भाजप, मनसे सारख्या विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून या संदर्भातली आंदोलनं सुद्धा केली. काही धार्मिक संघटना सुद्धा या आंदोलनात उतरलेल्या आपल्याला दिसल्या. अखेर आता याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. कारण राज्यातल्या कोरोना बाधितांची संख्या ही झपाट्यानं कमी होतीये. पण तिसरी लाट ही एक मोठं आव्हान असणार आहे आणि त्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जे नियम राज्य सरकारने घालून दिलेले असतील त्या नियमांचं पालन करूनच राज्यातल्या मंदिरांमध्ये प्रवेश करायला हवा. कारण मंदिरांमध्ये गर्दी झाली तर पुन्हा एकदा तिसऱ्या लाटेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. एका बाजूला कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्याच्या नंतर राज्यातल्या अनेक ज्या बाबी आहेत त्या हळूहळू खुल्या करण्यात आल्या, शिथिल करण्यात आल्या आणि अखेर आता राज्य सरकारनं मंदिरांच्या संदर्भातला सुद्धा हा निर्णय घेतलेला आहे. मनीषा कायंदे आता आपल्या सोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. मनीषाताई, राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाकडे तुम्ही कसं पाहता? अर्थातच सर्व खबरदारी आणि सर्व जबाबदारी आपण सर्वांनी स्वीकारायला पाहिजे. आणि ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे की मंदिरं खुली होतात आहे. मुख्यमंत्री त्याच्या विरोधात कधीच नव्हते, परंतु विरोधकांनी त्यामागे उगीचच आकांतांडव करत होते. अर्थातच मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी खूप मोठी आहे आणि ह्या सर्वांनाच ही आनंदाची गोष्ट आहे. आम्ही स्वागत करतो या निर्णयाचं. ताई, कुठंतरी उशीर झाला का हा निर्णय घ्यायला असं वाटतं तुम्हाला? असं आहे की ज्यांच्यावर जबाबदारी असते सरकार चालवण्याची आणि केंद्र सरकार पण जेव्हा सांगत होतं सर्व नीती आयोग पासून ICMR, WHO या सर्वच अजूनही अनेक ठिकाणी कोरोनाची लाट आहे. इतर देशांमध्ये, आपल्याकडे काही जिल्ह्यांमध्ये आहे. अजून आता नगर जिल्ह्यामध्ये अजून ही संख्या जास्ती आहे रुग्णांची आणि बाकी ठिकाणी ओसरते, दुसरी लाट ओसरते. तिसऱ्या लाटेची अजून त्याची पण येणार आहे अशी पण आपल्याला केंद्राने पण हे सांगितलेलं आहे की तिसरी लाट येणार आहे. त्यामुळे पण जबाबदारी घ्यायला आपण सगळ्यांनीच स्वतः जबाबदार आहे. आणि शेवटी मास्क, हात धुणे, हँड सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग. मंदिरं उघडली म्हणून खूप एकदम अगदी तुटून पडणं, सर्व नियम शिस्त पाळूनच आपण देवाचं दर्शन घेतलं पाहिजे. नक्कीच. पण मनीषाताई, टीका सातत्यानं तुमच्यावर करण्यात येत होती विरोधी पक्षांकडून, विशेषतः भाजप आणि मनसेकडून सरकारवर, की मंदिरालय यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सुरू केली आणि सगळ्यात शेवटी मंदिरं उघडण्याच्या संदर्भात हे निर्णय घेत आहेत. आता त्यांच्या या लॉजिकला तसं काही फार अर्थ नाहीये. जसं मी म्हटलं की विरोधकांची भूमिका ते निभावत राहतील, परंतु सरकार म्हणून शेवटी जबाबदारी ही सरकारवर असते. विरोधक हात झटकून बाजूला होतील. उद्या तिसरी लाट आली तर याच्यातले शेवटी सरकार म्हणून परत दूषण आम्हालाच देतील. त्यामुळे जे काय आहे, मुख्यमंत्री अतिशय सुज्ञ आहेत आणि ते कोणत्याही दबावाला बळी पडणारे नाही आहेत. त्यांना ज्या वेळेला वाटलं की नाही आता ही सेफ सिच्युएशन आहे, आता शाळांचाही निर्णय आपण पाहिलं तर यामध्ये सगळ्या समाधानकारक गोष्टी सुरू आहे. या निर्णयाचा आपण आता फार टीका विरोधक म्हणतील, काही म्हणतील दारूची दुकानं अमकं तमकं, परंतु त्या बोलण्याकडे सरकार म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जास्ती त्याला हे दिलेलं नाहीये.
मनीषाताई, खरं तर आत्ताची सगळी परिस्थिती बघितली तर एका बाजूला केंद्र सरकारकडून येणारे पत्र असतील किंवा टास्क फोर्सकडून सुद्धा सांगितलं जाते, तज्ज्ञांकडून सांगितलं जाते की तिसऱ्या लाटेची सुद्धा ऑक्टोबरच्या दरम्यान शक्यता वर्तवली जाते. अशा परिस्थितीमध्ये आता मंदिरं उघडली जात आहेत, त्यामुळे काय खबरदारी घ्यायला हवी असं तुम्हाला वाटतंय? हे नियम कसे असायला हवेत? अर्थातच याबाबत एसओपी सरकार तयार करत आहे मंदिरं उघडण्याबाबत. आता बघा, काही छोटी मंदिरं तर तशी जी रस्त्या लागून आहेत वगैरे ती, परंतु जी प्रॉपर मंदिरं आहेत हा. की जिकडे एक काही संस्था आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणात तिथे गर्दी होते भाविकांची, शिर्डी असेल, सिद्धिविनायक असेल, अशा प्रकारची जी मोठी देवस्थानं आहे, हा. तर इथे आता समजा गजानन महाराजांचं मंदिर आहे हा. शेगावला, तर तिथे तसंही पुष्कळ नियम पाळले जातात. अतिशय ठीक आहे, काटेकोरपणे म्हणजे नियम हे पाळून. नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं. अतुल भातखळकर आता आपल्या सोबत आहेत, भाजपचे आमदार. अतुलजी, राज्य सरकारनं निर्णय तर आता जाहीर केलेला आहे की 7 तारखेपासून मंदिरं उघडली जाणार आहेत. तुम्ही आग्रही भूमिका घेत होतात, तुम्ही समाधानी आहात सरकारच्या निर्णयाबद्दल? नाही, अखेर उद्धव ठाकरेंना सुबुद्धी सुचली. फक्त ही सुबुद्धी श्रावण महिन्यात का नाही सुचली त्यांना? त्याचं एकमेव कारण असं आहे की भारतीय जनता पार्टीने आग्रह धरला होता, हिंदू समाजाच्या हिताचा निर्णय होता आणि त्यामुळे अहंकारापोटी त्यांनी हा निर्णय इतका लांबवला. ज्या सुद्धा पाळतात तयार, आणि त्याच्यामुळे केवळ आणि केवळ अहंकाराने राज्य चालवायचं थोडा उद्धव ठाकरेंचा हेतू दिसतोय. त्यामुळे अखेर ते मंदिर उघडत आहेत. पण आता मंदिरं उघडल्यानंतर परत कधी करोनाची लाट आली या नावाखाली बंद एवढी. माफ करा, काही तांत्रिक कारणामुळे तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत नीट पोहोचत नाहीये. अतुल भातखळकर आता आपल्यासोबत होते. मनीषाताई, तुमचे धन्यवाद न्यूज 18 लोकमतशी तुम्ही बोललात त्याबद्दल. यानंतरच्या बातम्या बघूयात मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यासंदर्भातल्या. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात भेट होतीये. अवघ्या जगाचं लक्ष या भेटीकडे लागलंय. तर या बैठकीच्या आधी बायडेन यांनी ट्विटही केलंय. या बैठकीत दोन्ही देशांच्या कोरोना दरम्यानच्या सहकार्यावर सुद्धा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तर अफगाणिस्तानमधला दहशतवाद आणि दहशतवादाविषयी सुद्धा या बैठकीच्या दरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आता या सगळ्याबद्दल अधिक बोलण्यासाठी आता आपल्यासोबत थेट US वरून डॉक्टर जगत शाह आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. जगत जी, ये जो मीटिंग हो रही है ये कितनी अहम है भारत के लिए? ये बहुत ही अहम है, क्योंकि क्या है कि जो ये कोरोना का जो टाइम गया, उसमें और पिछले 2 साल में 2-3 बड़ी बड़ी बातें हुई है. एक तो अफगानिस्तान में जो बदलाव आया है और दूसरा कोरोना खुद अपने आप में. तो ये चाइना माना जाता है कि चाइना में से सभी जानते हैं कि शुरू हुआ, और अभी ये जानबूझ के हुआ या मिस्टेक से हुआ वो सब चर्चा का विषय है. लेकिन जो आज अगर भारत और अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है वो सबसे पुराना डेमोक्रेसी है और इंडिया सबसे लार्जेस्ट है. तो हम लोग नेचुरल एलाई है, ये बात एक बड़ी क्लियर है. इतने सालों से चाहे जो सरकार आए जिसी भी देश में, अमेरिका या इंडिया में, वो दोनों के जो संबंध है वो एक दिशा में चलते ही रहे हैं. तो उसी दिशा में ये भी एक आगे बढ़ेगा. तो ये जरूर है कि पहली बार हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई वो मिल रहे हैं जो बाइडेन को, तो फेस टू फेस का जो एक मैजिक होता है, वो उसका जरूर असर पड़ेगा. और इसमें अफगानिस्तान का जो मामला है ये हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का मामला सिक्योरिटी से जुड़ा है. अभी आप ये देखिए कि जब अफगानिस्तान में जो तालिबान के जो लड़ाकू है जो 20 साल से लड़ाई कर रहे थे, अब वो थोड़ी ना सरकार में जुड़ने वाले, वो थोड़ी पुलिस बनने वाले हैं. तो वो वहां थोड़ी ना आर्मी में जुड़ने वाले. वो क्या करेंगे? वो तो इंडिया के ऊपर अब कश्मीर जो है उनकी नजर में है. अभी आप देखिए, जब से 2-3 महीने से जब से अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम जल्दी से निकल रहे हैं, तो हमारे यहाँ 170 पाकिस्तान साइड से ड्रोन अटैक आए हैं और उसमें ड्रग्स भी डालने शुरू हो गए पंजाब में.
तो अब तो सोल्जर भी नहीं भेज रहे हैं वो, तो टेक्नोलॉजी वॉर हो गई। तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं वो जो ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने की, तो वो चर्चा ये मीटिंग में होगी जरूर। ये डिफेंस रिलेटेड मैटर हो गया। अच्छा, अब जहां आपकी सिक्योरिटी चैलेंज में आ गई, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, नेचुरल है। कोरोना ने भी इकोनॉमी को ही तो डिस्टर्ब किया। अब आप नरेंद्र भाई ने अनाउंसमेंट किया है कि हमको इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 24-25 तक। तो आज चाइना जो है वो $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन अमेरिका से हमें क्या अपेक्षाएं हैं? अमेरिका से अपेक्षा डिफेंस, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, रिलेटेड टेक्नोलॉजी से लेके ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही हमारा आंसर है। आज मैंने जो उदाहरण दिया ड्रोन का, आप कैसे ड्रोन अटैक को रोकने वाले हो? आपको उसको डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना, उसको न्यूट्रलाइज करने की टेक्नोलॉजी चाहिए, नहीं तो आप कैसे लड़ाई करो? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेशन है, फिर हाईटेक टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेशन है, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज की एक्सपेक्टेंसी है। जो क्वाड बना है उसके अंदर क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स होने वाले हैं? क्वाड खाली एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गया है एक मैसेज देने को चाइना को, या उसमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स होने हैं? वो कॉन्क्रीट स्टेप्स में कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया के फायदे के हैं? सिर्फ अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया के, जापान का फायदा भी नहीं, इंडिया का क्या फायदा है उसमें? ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि चाइना तो हमारा नेबर है। नेबरहुड को तो आप कैसे बदलोगे? ठीक है, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान में चल रहा है पूरा मामला, उसके इसके भी ऊपर चर्चा हो सकती है। जरूर जरूर। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो दिख रही है कि अभी तक चाइना ने भी तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये सारे हमारे, अगर पूरी दुनिया में एक यूनिटी हो जाए और सपोज वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया मिलकर ये तय करे, जो तय किया हुआ है, चर्चा होनी चाहिए कि किस कंडीशन पे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो उनके जैसे हमारे हर डेमोक्रेसी का एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा रहता है, वुमन को वहां काम करने दिया जाए, लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए, वहां इंक्लूसिव सरकार बने। वहां पे जो दोहा में जिन लोगों ने निगोशिएट किया उनको सबको साइडलाइन कर दिया है। अंदर उनके इतने सारे डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस इंडिया को भी इफेक्ट होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जो तालिबान में ही 7 गुट है, 7 गुट भी अंदर लड़ेंगे तो उसका भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, एक बहुत बड़ी क्लियर बात है कि अमेरिका को इंडिया से ये आशा है, और जो इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड है जिसको हमको यूज करके गिव एंड टेक का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कि हमारा गुडविल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत हाई है। तो हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो उसको जो वहां के जो कॉमन पब्लिक है वो जरूर रिस्पेक्ट से देखेगी। वो कार्ड हमको प्ले करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि इतने सालों से 20 साल से हमने 25,000 करोड़ का वहां पे काम किया, वो दिखता है। तो वो अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया की सिक्योरिटी के और इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और चाइना के बारे में क्या हो सकता है? क्योंकि चाइना के बारे में पिछली जो सरकार थी अमेरिका की, जो ट्रम्प थे, वो एकदम अग्रेसिव थे चाइना के ऊपर, भारत का साथ भी देते थे। अब वहां पे तख्ता पलट हो चुका है, बाइडन आ चुके हैं। बाइडन की क्या नीति होगी चाइना के बारे में हमारे साथ? मेरे हिसाब से, मेरा जो आज तक का इतने सालों का अमेरिका का जो गवर्नेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका में नेटो है, अमेरिका में पेंटागन है, अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये तो हमेशा कॉमन रहती है और ये अमेरिका की पॉलिसी तय करती है। प्रेसिडेंट जो है वो उनका बोलने का तरीका से एग्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ट्रम्प का एग्रेशन बहुत था बोलने में, लेकिन आप अगर देखो तो कॉन्क्रीट तरीके से देखो तो बहुत सारे ऐसे कोई एक्शन नहीं हुए जो बहुत ड्रास्टिक थे। और तो यही चीज बाइडेन के इसमें भी आएगा। हालांकि हमको अभी जो पब्लिक पोस्चर दिख रहा है वो बहुत एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। अरे ये तो एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो बायोलॉजिकल वॉर हो गया। तो 6 लाख अमेरिकन की डेथ हो गई। ये तो वॉर के बिना का वॉर है, तो ये तो बहुत सीरियस इश्यू होना चाहिए। उनको बड़ा एग्रेसिवली बाइडेन को भी ये इश्यू को हैंडल करना चाहिए। तो वो एग्रेशन अभी भी दिखा नहीं है, लेकिन शायद उसके पीछे उनके थिंक टैंक जो है उनका कोई किसी तरह का कुछ सोचने का एक सिस्टम होगा। आज चाइना जो इतना बड़ा मजबूत $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई है वो तो अमेरिका के ऊपर हुई है। अमेरिका ने उसको टेक्नोलॉजी दी है। तो उसको काउंटर करना है तो इंडिया को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं कि आज के इस बड़ी मुलाकात के बाद भारत को क्या मिलता है। इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगत जी, आपने ये पूरी जानकारी दी। थेट US मधून आपल्याशी बोलत होते आणि ही थेट दृश्य आपण बघतोय दूरदर्शनच्या माध्यमातून की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जो बायडेन
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांची ही भेट होती. दोघे पत्रकारांशी संवाद साधतात. बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था. And afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं. And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब उस समय पर मेरी जब कसम मुझे उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था. उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आखिरी नाम बाइडेन है और भारत से थे. And I said that I never was able to follow up. वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया. Next morning I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ तक 5 लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है. And although we never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. और मजाक में मैंने कहा कि हाँ, एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे. That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आयरिश व्यक्ति के लिए मानना. I shouldn't be so casual, but I hope you understand the humor here. But and the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी, उसको ढूंढ नहीं पाया आज तक. तो मुझे आशा है कि एक न एक दिन हम उसका पता लगाएंगे. But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में. इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है, और ज्यादा करीब होना है, और एक दूसरे के साथ रहना है. And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में. और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी अनेक भारताबद्दलच्या आठवणी सुद्धा त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. या भेटीवर आपली नजर असणार आहे. एक छोटासा ब्रेक घेतोय. कुठे जाऊ नका. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. पुन्हा एकदा आपण थेट जातोय अमेरिकेतल्या व्हाईट हाऊसमध्ये, जिथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जो बाइडेन यांची भेट सुरू आहे. विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं,
और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती जो बायडेन यांची ही भेट होतीये। दोन्ही नेते एकमेकांबद्दल अगदी मनमुराद बोलत आहेत। यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी बघत राहा न्यूज 18 लोकमत।